एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है वेक्टर की सीरीज में। वेक्टर में आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। उससे पहले जो हमने एडिशन बताया है उसका थोड़ा सा सही रोल यहाँ पर लगता है, इसीलिए पहले एडिशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर एक वेक्टर आपके पास ए ऐसे दे रखा है, ठीक, बड़ा वाला बना लेता हूँ, एक वेक्टर ए ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर बी ऐसे दे रखा है और दोनों के बीच एंगल ये थीटा दे रखा है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा हुआ था कि इन दोनों का जो सम आता है इसे आर रिजल्टेंट कहते हैं, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? मैंने कहा कि इसका जो सम आता है उसका जो मैग्नीट्यूड आता है रिजल्टेंट का वो आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? इसके लिए मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। मैंने कहा कि ये वेक्टर अगर बी है तो इसके पैरेलल बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड बदले अगर कोई एक वेक्टर इधर बना दिया जाए तो वो भी बी वेक्टर ही होगा। तो बच्चों ये वेक्टर बी है, इसके पैरेलल ये वेक्टर भी है, तो इसके साथ ये एंगल थीटा हो गया, ए इधर बी इधर, तो इनके बीच में एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट मिलाता तो ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायगोनल का मैग्नीट्यूड आता है ये, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आता है ये, ठीक। अब डायरेक्शन के लिए मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो ये बी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है बी साइन थीटा, ऐसे ही ये बेस हो जाता है बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से हम इस एंगल को रिजल्टेंट के साथ, ये जो एंगल ए वेक्टर ने बनाया है, रिजल्टेंट आपका ये रहा, इस रिजल्टेंट का एंगल जो ए वेक्टर के साथ है उसके लिए हमने tan अल्फा लिखा हुआ था और tan अल्फा की वैल्यू लिखी थी इस पूरे ट्राइंगल में। इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए जरा, इसमें ये है परपेंडिकुलर और ये है पूरा बेस। बेस कहाँ से कहाँ है? ए से लेके ए इतना और बी cos थीटा इतना। तो हम लिखते हैं बच्चों tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा और बेस है आपका a प्लस बी cos थीटा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका a प्लस बी cos थीटा, ठीक। तो ये tan अल्फा का फॉर्मूला हो गया, यानी कि एंगल बताने के लिए और एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए। इसको कहते हैं सम ऑफ वेक्टर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर ऐसे, तो जो वेक्टर माइनस बी होता है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है और मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। देखो इसका रोल अभी आने वाला है, ये मैंने आपको अपोजिट वेक्टर के नाम से पहली बार में ही बताया था। मैंने कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट तभी कहा जाएगा जब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि ये बी और इस माइनस के बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने कहा मैंने आपसे कि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो अगर पीछे की डायरेक्शन में लगा दिया तो माइनस के 5 न्यूटन का फोर्स कहा जाएगा अपोजिट वेक्टर। अब इस अपोजिट वेक्टर के कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। किस प्रकार से, जरा देखिए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दे रखा है a इस डायरेक्शन में और b इस डायरेक्शन में और दोनों के बीच एंगल थीटा दे रखा है। ध्यान देना, अगर आपसे कहा कि इसका रिजल्टेंट लिखना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का, यानी कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आपको करना है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई ऐसी चीज वास्तविक रूप से होती नहीं है। वेक्टर एडिशन को ही बड़े स्टाइल से मॉडिफाई करके हम समझ सकते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए। आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस के बी वेक्टर, यानी कि आप ए वेक्टर में माइनस के बी वेक्टर जोड़ रहे हैं, एक वेक्टर का अपोजिट वेक्टर जोड़ रहे हैं, जिसको मैं आपको अभी समझा चुका हूं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप मत चेंज कीजिए, मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है, केवल डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो अपोजिट वेक्टर हो जाता है। यानी कि बी वेक्टर को मैं अगर उल्टा करके ऐसे लिख दूं तो ये माइनस के बी वेक्टर हो जाएगा। कैसे, जरा यहां समझाता हूं चित्र के द्वारा। ये वेक्टर आपके पास अगर ए वेक्टर है तो बी वेक्टर इधर की तरफ होता थीटा एंगल पर, तो बच्चों माइनस का बी वेक्टर हो जाता है इसके जस्ट अपोजिट इधर की तरफ, ठीक। मैग्नीट्यूड इसका बी है और माइनस के बी का भी मैग्नीट्यूड तो बी ही है बच्चों, ठीक। लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई है, ये इधर की तरफ था थीटा एंगल पर, ये इधर की तरफ थीटा एंगल पर था, तो ये आपका इधर की तरफ आ गया है माइनस बी। अब इसका एंगल जो हो गया है ये टोटल 180 होता, तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच एंगल बन गया है 180 माइनस थीटा, मैग्नीट्यूड अभी भी वी ही है। तो सोचो कि अब आप रिजल्टेंट लिखना चाहेंगे तो आप क्या कंप्लीट करते, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते, तो ये डायगोनल जो आता ना आपके पास, इस डायगोनल की लेंथ ही किसकी लेंथ होती, ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की लेंथ होती, तो आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाता, ठीक। फिर डायरेक्शन और निकाल लेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की दोनों चीजें मिल गई। कैसे कैसे, जरा देखें।
मैंने कहा आपसे कि ये वेक्टर बी है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको ऐसे करके शिफ्ट करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये वेक्टर अगर माइनस बी है तो ये वेक्टर भी माइनस बी ही होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कि बी ही है। ठीक, फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहां एंगल जब 180 माइनस थीटा बन रहा है, ए इधर है और बी नीचे की तरफ है, तो इनके बीच में 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा ही होगा। और ऐसे करके हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब परपेंडिकुलर डाल के हम कंप्लीट करते हैं, जैसे जैसे यहाँ किया है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। ठीक, जैसे कैसे वहां परपेंडिकुलर डाला ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डाल के कंप्लीट करना है आपको, और कंप्लीट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो आप ये सोच लीजिए कि सिमिलर केस बन रहा है, तो एंगल बस जो थीटा हो रहा था उस थीटा की जगह पर दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया है बच्चों, 180 माइनस थीटा हो गया है। ज्यादा हो तो आप कॉपी को पलट के ऐसे करके नोटिस करें, जैसे ये आपके पास ये एंगल आपके पास ये थीटा दे रखा है ना, तो ऐसे यहाँ पर एंगल थीटा आया है, आप इस कॉपी को ऐसे पलट लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे पलट के देखिए, वो बिल्कुल सेम सिचुएशन बन जाएगी, जो यहाँ पे आर है वही यहाँ पे आर है। ठीक, तो फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पर, यहां पर ये एंगल जो थीटा है उसकी जगह पर आपका एंगल हो गया है 180 माइनस थीटा, और इसका अंडर रूट, ये आर वेक्टर नहीं है, ये आर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए प्लस माइनस बी के सम का मैग्नीट्यूड चल रहा है। अब 180 माइनस थीटा अगर एंगल आ गया है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा होता है। कुछ फॉर्मूले आप ध्यान में रख लीजिए, जैसे cos 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस के cos थीटा, वैसे ही sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। ये दो काम में आएंगे भी, ये लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा को माइनस के cos थीटा लिख देंगे तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2ab cos थीटा। ठीक, तो a माइनस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया ये, तो आप ये समझ लीजिए cos थीटा वाले टर्म में माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो डायरेक्शन कैसे लिखें बच्चों, आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एंगल जो पहले थीटा था a प्लस बी में, वैसे ही इसका उल्टा होकर के इनके बीच एंगल हो चुका है 180 माइनस थीटा, तो हम tan अल्फा यानी कि ये वाला जो एंगल अल्फा लिखने वाले हैं, इस अल्फा की वैल्यू लिखेंगे बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा की जगह अब एंगल हो चुका है b sin 180 माइनस थीटा। ऐसे ही a प्लस बी कॉस थीटा की जगह हो चुका है a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर एकदम। ठीक, तो आप देखो यहां पर मैंने आपको पहले बताया cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस की cos थीटा, और sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि b sin थीटा डिवाइडेड बाई cos 180 का माइनस वाला चिन्ह आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी cos थीटा। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, a माइनस बी के रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड ये मिल गया, डायरेक्शन ये मिल गई। अब आप गौर कीजिए a प्लस बी जब था तो यहां पर प्लस का चिन्ह आ रहा था, यहां पर प्लस आ रहा था। अब a माइनस बी में यहां माइनस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, लेकिन एंगल अभी भी a और b वेक्टर के बीच का ही थीटा लिया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिए। a और माइनस बी के बीच एंगल वो पलट के 180 माइनस थीटा हो चुका था। जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो थीटा एंगल है वो a और b के बीच है, a माइनस बी के बीच नहीं। a माइनस बी के बीच तो 180 माइनस थीटा था, तभी तो ये फॉर्मूला बन के ऐसा आ गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो समझ आया? ओके, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस्तेमाल करेंगे उससे सब सही समझ में आ जाएगा। मैं प्रॉपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के नहीं करा कर सकता, जिससे कि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं देखने में मन नहीं चलेगा। लेकिन जितने कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन बन के तैयार हुए, दो तीन कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर जो बनते हैं वो उन्हीं कंसेप्ट बनेंगे। आप उनका एक बार ढंग से ट्राई कर लें, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के लिए पीडीएफ हम यहाँ पर एक लिंक डालेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाद बाकी टेलीग्राम के चैनल पर मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं। जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो पिछली वीडियो दो जो हमने बनाई, एक सब्ट्रैक्शन और एक एडिशन पर, उन दोनों का सारांश क्या निकल के आया बच्चों। अगर आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी कुछ भी लिखना हो, जैसे एक बार प्लस लिखना हो एक बार माइनस बी लिखना हो, तो फिर हम क्या रखेंगे, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। यानी अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा है, तो अगर ए प्लस बी हो रहा है तो आप प्लस का साइन यहां पर लगाएंगे cos थीटा वाले साथ, और जब माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी के लिए ये आप कॉमन याद रख सकते हैं।
ऐसे ही एंगल के लिए टेन अल्फा भी याद रख सकते हैं, क्या, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस बी कॉस थीटा। यानी कि जब आपके वेक्टर्स के बीच में सम हो रहा हो तो यहाँ प्लस ले लीजिए, जब सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो यहाँ माइनस ले लीजिए। इन दोनों फॉर्मूलों का ही यूज करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। एक्चुअली बच्चों ये कहाँ ज्यादा यूज होता है, एक तो आपका ये यूज होता है एक्सेलरेशन निकालते समय। एक्सेलरेशन कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच सब्ट्रैक्शन हो गया कि नहीं, देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लग चुका है। ठीक, तो जब भी आपको वेलोसिटीज दे रखी हैं, जैसे मैंने कहा कि आप पहले ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, किधर, ईस्ट की तरफ। ठीक, 2 सेकंड में टाइम आपको लगता है 2 सेकंड, और 2 सेकंड में आप लेफ्ट मुड़ करके नॉर्थ की तरफ भी 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगते हैं। नॉर्मल इंसान क्या करेगा बच्चों, एक्सेलरेशन लिखते समय वो करेगा 5 पहले थी वेलोसिटी, 5 भी अब है, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वो आंसर कह देगा 0। यानी कि उसने सरासर गलत किया है। ये दोनों, ये 5 और ये 5 कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करके और स्केलर की तरह लिख देंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर में आप देख लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, या फिर ये कह सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी v और ये इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, शुरुआत में आप इधर थे, फाइनली आप इधर हैं, तो दोनों के बीच में आप एंगल देख लीजिए, ए और बी में कितना है, ए इधर है और बी इधर, तो ए और बी में तो है थीटा, और माइनस बी किधर होने वाला है वो आप समझ लीजिए, माइनस बी यानी कि फाइनल, तो वो किधर होने वाला है, वो पलट जाने वाला है। तो हम कैसे करते हैं इसको जरा समझिए। इनिशियल वेक्टर ए वेक्टर, या फिर आप कह सकते थे ए वेक्टर को 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ, और बी वेक्टर होता 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो माइनस के बी वेक्टर किधर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक, और ए और बी में एंगल कितना था बच्चों, थीटा एंगल हम किस के बीच लेते हैं, ए और बी है ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों, थीटा। ये बात समझ आई कि नहीं। तो बस फॉर्मूला लगाना है ए और बी की सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा, या फिर कह दो जो आपका आने वाला है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे करके आप लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखेंगे अगर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, तो आप इसको पलटेंगे। ठीक, ये ध्यान दें, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर हो गई है, तो 5 में से आपको इनिशियल घटाना है, तो आप इनिशियल को पलटेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर b को पलट दिया। नहीं, आपका फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v वेक्टर माइनस u वेक्टर, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो आप किसको पलटने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, यानी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है, तो माइनस के ए वेक्टर किधर हो जाएगा बच्चों, माइनस के ए वेक्टर हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, और ये इधर ही की तरफ रहने वाला है, ये नहीं पलट रहा है। ठीक, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पलट रहे हैं, इनिशियल में सब्ट्रैक्शन लग रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और इनिशियल पलट गई माइनस के 5 हो चुकी है, तो आपकी सिचुएशन ये बन जाएगी बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड इधर है फाइनल, और इनिशियल का हो गया है नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड है इधर, और दोनों के बीच में एंगल जो था, ऐसे वेक्टर था ए, तो इनके बीच में एंगल थीटा था, तो 180 माइनस थीटा, अभी भी एंगल तो खैर 90 था, तो 90 ही है। अब कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, ये क्या है फाइनल, ये है इनिशियल। ठीक, तो आप लिख सकते हैं u, और ये लिख सकते हैं आप v, और ये u क्या है, माइनस का u हो चुका है बच्चों। लेकिन वेक्टर सम के समय क्या रखते हैं, या सब्ट्रैक्शन के समय ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप u माइनस v का, या v माइनस u का जो मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं वो लिखोगे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5 और cos थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना था, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना एंगल था, 90, तो हम लिखेंगे cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये हो गया 25 और 25 50। अगर आप इसमें से 25 कॉमन लेके बाहर 5 निकाल लेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा यहाँ, यानी कि v माइनस u का जो आपका मैग्नीट्यूड आ गया है वो 5 रूट 2 आ गया है। और डायरेक्शन किधर आती है बच्चों, डायरेक्शन मैंने आपको बताई कि ये बीच में कहीं आने वाली है, ये बीच में कहीं डायरेक्शन आने वाली है, और एंगल कितना आने वाला है वो हमने इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, v sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। आपको मालूम है a और b दोनों ही बराबर हैं, अब दोनों के बीच में एंगल कितना चल रहा है 90, तो प्लस न लगा करके माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू b यानी कि 5
और साइन थीटा यानी कि साइन 90 और उसकी वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाई ए यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है माइनस बी कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना है 90 तो b इंटू कॉस 90 कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0 तो ये पूरा टर्म 0 तो यहाँ 5 बचा नीचे भी 5 बचा तो tan अल्फा की वैल्यू बची बच्चों क्या 5/5 यानी कि 1 और अल्फा कितना हो गया फिर tan अल्फा 1 कब आता है जब एंगल हो 45 यानी कि जो रिजल्टेंट आपका आ रहा होगा वो 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे आ रहा होगा ये एंगल आपका 45 बन रहा होगा ठीक तो b माइनस यू का जो आपका रिजल्टेंट आ गया वो ये आ गया और मैग्नीट्यूड आ गया वो ये आ गया तो एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे v माइनस यू यानी कि 5√2 और डिवाइडेड बाई t यानी कि 2 तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया है और डायरेक्शन आप कह सकते हैं ये किधर क्या है नॉर्थ और ये वेस्ट है यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में ठीक यानी कि आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट हो गई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गया एक्सेलरेशन का ये मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेलरेशन लिख पाए होंगे एक आध और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन करते समय कहां होता है सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे जरा देखना थोड़ा सा ये आपका मान लीजिए सर्कल है और एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है जैसे फिर वही 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही थी कुछ समय बाद 5 मीटर पर सेकंड से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर और 5 की स्पीड से ही चलती रहती है तो बताइए कि अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं कि मान लीजिए यहां से यहां तक ये 60 डिग्री घूम जाता है कोई भी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है 5 से घूमता रहता है और 60 घूम जाता है तो नॉर्मली क्या करते हैं 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में घूमा मान लो मैंने कहा ये घूम गया है 2 सेकंड में तो आप एक्सेलरेशन 0 ही कहते हैं अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का आइडिया नहीं होता क्योंकि 5 इसकी स्पीड थी इधर भी लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड है हमें किससे मतलब होता है वेलोसिटी से तो देखो वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा देखो 5 अगर स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी नहीं क्योंकि अभी वेलोसिटी इधर है तो फिर वेलोसिटी इधर है फिर इधर है फिर इधर यानी कि अगर आपका पंखा लगातार घूम रहा है तो उसकी स्पीड अगर लगातार बदल नहीं रही तो आप ये नहीं कहें कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है इसकी स्पीड नहीं बदल रही लेकिन वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ठीक तो फिर इसमें एक्सेलरेशन और पूछा जाता है अब जरा गौर कर लीजिए मान लीजिए मेरे पास इनिशियली u ऐसे करके इस डायरेक्शन में था और फाइनली v इस डायरेक्शन में हो चुकी है ठीक तो u इधर था और v इधर है दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन एक्सेलरेशन निकालते समय मान लीजिए मैंने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड्स एक्सेलरेशन आपको बताना है 2 सेकेंड व्हेन पार्टिकल rotates 60 degree from initial position पार्टिकल जब इनिशियल पोजीशन से 60 डिग्री रोटेट कर जाता है तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ठीक तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा फिगर यहाँ बनाता हूँ और ढंग से समझने की कोशिश करना किस प्रकार से हम इस पर काम करने वाले हैं तो देखते रहना देखिए जरा ये इनिशियल मान लीजिए पहले शुरुआत में 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ पार्टिकल चल रहा था ये आपका सेंटर है ये रहा आपका रेडियस ठीक अब वो 60 डिग्री घूम चुका है और इधर की तरफ चलने लगा 5 मीटर पर सेकंड से अब गौर कीजिए ये हो गई आपके पास फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ठीक तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो फाइनल ये v और इनिशियल ये आपका u तो आप एक्सेलरेशन लिखते समय क्या देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो ये जो वेक्टर है ना इसका माइनस होने वाला है तो ये वेक्टर है इधर तो माइनस हो गया क्या ये इधर हो जाएगा -5 मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहने वाला है लेकिन 5 माइनस का हो जाने वाला है इधर -5 मीटर पर सेकंड यानी कि ये माइनस का u कहा जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में अब आप एक बात पर गौर कर लीजिए कि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है 5 और दूसरा वेक्टर जो आपका होने वाला होता वो इस प्रकार से ऊपर आता लेकिन उसकी जगह अब ये नीचे आ चुका है देखो पहले ऊपर की तरफ आता 5 लेकिन माइनस के 5 किधर आ गया नीचे की तरफ आ गया तो आप गौर कर लीजिए कि दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में कहीं आ जाएगा ना अब पहले हम देखें कि फाइनल और इनिशियल के साथ एंगल कितना कितना बन रहा है ये समझने की जरूरत है फाइनल वेक्टर आपका देखो कितना चल गया 2 सेकंड समय लगा है एक वेक्टर है आपके पास ये और एक वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल पता चल जाए और एंगल हमें किस किस के बीच में निकालना पड़ता है फाइंड u और v के बीच में ये आपका v और ये -u है हमें क्या लेना होगा v और u ऊपर की तरफ था बच्चों u किधर है ऊपर की तरफ है थोड़ा सा चित्र यहाँ बनाता हूँ ऐसे समझ लीजिए
ये है आपका v और ये u ऊपर की तरफ है, u ऐसे, तो इनके बीच में ये एंगल कहा जाएगा थीटा, ठीक। और रिजल्टेंट निकालते समय पर जो v माइनस u के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसमें हम एंगल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस के लेते हैं ना, माइनस में, और थीटा किस किस के बीच में एंगल लेते हैं, थीटा लेते हैं a और b के, लेकिन ये आपने पलट के लिख लिया है, ये हो गया है a और माइनस b, ठीक, ये पलट गया है, ठीक। तो आप समझिए उसको पलटना नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी को एंगल निकालते समय देखो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना आएगा, ये कैसे लिखें जरा गौर कर लीजिए। यहाँ पे किसी भी जगह पर आपको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये फिगर रफ हो गया है, आपको एंगल लिख के दिखाता हूँ, फिर दोबारा बना दूंगा। चलो एक जगह यहाँ बना के एंगल दिखा देता हूँ, ठीक, वो आपको समझाने के लिए हो गया, यहाँ एंगल बताने के लिए हो गया। समझो पहले इधर की तरफ चल रहे थे, अब आप इधर की तरफ चलने लगे 60 डिग्री घूम के, कितना घूम गए आप, 60 डिग्री घूम गए, तो टेंजेंट के लोग इधर चलिए, सोचो ऐसे करके जा रहे होते 60 डिग्री घूम गए, देख ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे, जब यहाँ पे ये अटैच था, ये जब ये 60 घूमा है तो सोचो ये भी तो 60 घूम गया है ना, ये देखो जब ऐसे करके चल रहे थे तो ये 60 घूमा, तो इससे अटैच है, ये भी 60 घूम गया है। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, गौर कर लीजिए, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा कि नहीं। और वैसे आप किधर चल रहे थे इनिशियली, ऊपर की तरफ, गौर करें, तो ये एंगल कितना बचा 30, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो सोचो ये क्या बचा, ये बचा क्या 60, क्योंकि ये और ये 90 पर है, तो देखो v में और u में कितना एंगल आ गया 60 डिग्री। तो आपके पास ये क्या है, ये v है, और ये क्या था आपके पास u, और ये क्या है माइनस की u, ठीक। तो रिजल्टेंट इन दोनों का तो बीच में कहीं आने वाला है, किसका, v और माइनस के u का, लेकिन एंगल तो हमें v और u के बीच लेना होता है ना, तो v और u के बीच कितना एंगल हो गया, ये है आपका v और ये है आपका u, दोनों के बीच एंगल हो गया है 60 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड 5 ही 5 हैं, तो v माइनस u का मैग्नीट्यूड हम लिखने वाले हैं अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और cos थीटा, cos थीटा की जगह पर कितना cos 60 यानी कि 1/2, और इससे इसे काट दीजिए तो ये 25 से 825 खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ v माइनस u का जो नेट मैग्नीट्यूड बचेगा बच्चों, वो बचने वाला है 5। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 v माइनस u 5 और डिवाइडेड बाई 2 टाइम, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर आने वाली है, डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये प्रॉपर कितना हो जाएगा 180 होता, तो इन दोनों के बीच एंगल बचेगा 120। सोचो दोनों वेक्टर 5 ही 5 है और बीच में एंगल दोनों के बीच 120 है, तो सोच क्या बीचों बीच में से किधर की तरफ से वेक्टर के बीच क्या एंगल 60 आने वाला है। फॉर्मूले से ही लगते हैं, ठीक, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो आप गौर कर लीजिए b क्या है आपके पास 5, sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई √3/2 sin 60, ठीक, और a कितना है a भी 5 है माइनस b cos थीटा की वैल्यू कितनी हुई cos 60 की 1/2, ठीक। तो ये नीचे की तरफ आया 5 माइनस 5/2, ये नीचे बचा 5/2 और ये बचा 5√3/2। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ बचेगा 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो tan अल्फा कितना आया बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू में बचा सिर्फ √3, ठीक। तो आप यहाँ थोड़ा सा और लिख लीजिए, तो tan अल्फा आपके पास हो जाएगा √3, यानी अल्फा कैसा आ गया 60 डिग्री। तो मैं वैसे भी कह रहा हूँ आपसे, दोनों वेक्टर के बीच में 120 एंगल है और दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट बीच में कहीं आता है। तो सर्कुलर मोशन में आप ऐसा फील भी करते हैं कि देखो बॉडी किधर जा रही थी इधर, और खिसके किधर आ रही है इधर, जब यहाँ जा रही होगी तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ रहा होगा, इधर बीच में कहीं, ऐसे ही फिर इधर आ रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, तभी तो लगातार सर्कुलर मोशन जब होता जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रस्सी में से पत्थर कोई बांध रखा है, वैसे घुमा रहे हैं, तो जैसे ही वो उधर जाने को होता है, एक्सेलरेशन एक बीच में आया रस्सी की टेंशन की वजह से, और ये घूम के वापस फिर वापस फिर वापस फिर, और ऐसे ही सर्कुलर मोशन होता रहता है। तो इसको हम डिटेल में सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बिना कुछ भी नहीं होने वाला होता है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के मेनली 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार अगर आप कर लेंगे तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। बस ध्यान क्या रखना है, ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा होता है, और सबट्रैक्शन करते समय फाइनल वेक्टर को पलट देते हैं, ठीक, और एंगल शुरुआत वाला ही ध्यान में रखते हैं। ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो जाता है, और ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए हो जाता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी। 2 क्वेश्चन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। आगे ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूंगा, आपको पूरी की पूरी चीजें समझाता रहूंगा। कोई भी आपको डाउट आए यहाँ डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं।